दोस्तों, विवेकानंद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में द ग्रेट अलेक्जेंडर के बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा और साथ ही साथ विस्तृत चर्चा भी करूंगा। तो देखिए, इससे पहले यदि आप लोगों ने विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो देखिए, सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में मेसोडोनिया में हुआ था और मेसोडोनिया को प्रेजेंट टाइम में मकदूनिया कहा जाता है और यह यूनान में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, इनकी मृत्यु 10 या 11 जून 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। और देखिए, इनके पिता का नाम फिलिप सेकंड था और यह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के राजा थे। ठीक है, 359 ईसा पूर्व में यह मकदूनिया के राजा थे। और देखिए, इनकी माता का नाम ओलंपियस था। इनकी माता का नाम जो था वो ओलंपियस था। ठीक है, आगे देखिए, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के जो गुरु थे वो थे अरस्तु, और देखिए अरस्तु के गुरु थे प्लूटो। ठीक है, सिकंदर के जो गुरु थे वो थे प्लूटो और प्लूटो के गुरु थे सुकरात। ठीक है, आप लोग ध्यान देना, जो सिकंदर के गुरु थे वो थे अरस्तु और अरस्तु के गुरु थे प्लूटो और प्लूटो के गुरु थे सुकरात। देखिए, आगे देखिए, सिकंदर की जो शादी हुई थी, इनकी जो इनकी पत्नी थी वो थी रुखसाना, यानी कि इनका विवाह हुआ था रुखसाना के साथ। और देखिए, सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफेला, बहुत प्रिय घोड़ा था इनका। आगे देखिए, सिकंदर के आदर्श दो व्यक्ति थे। पहला व्यक्ति था हरक्यूलिस, ये बहुत ही महान व्यक्ति था। आगे देखिए, दूसरा जो आदर्श व्यक्ति थे वो था साइरस। यह पहला व्यक्ति था जिसने भारत पर आक्रमण किया था लेकिन असफल रहा और अपने देश वापस लौट गया। ठीक है, आगे देखिए, सिकंदर के दो आदर्श व्यक्ति थे हरक्यूलिस और साइरस। देखिए, 20 वर्ष की उम्र में जब सिकंदर की पिता की मृत्यु हो जाती है तो सिकंदर गद्दी पर बैठता है और 2 वर्ष में बड़ी सेना का चुनाव करता है। ठीक है, तो 20 वर्ष की उम्र में तो ये गद्दी पर बैठता है और 20 वर्ष के बाद 2 वर्ष के अंतर ये बहुत बड़ी सेना का चुनाव कर लेता है। ठीक है, और 2 वर्ष में 2 वर्ष के अंदर यह 2 वर्ष के अंदर यह 2 सेनापति नियुक्त करता है अपने। पहला सेनापति रहता है जल सेनापति, जिसका नाम था निर्याकस। दूसरा सेनापति था थल सेनापति और जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। देखिए, इस जल सेनापति निर्याकस को बहुत बड़ा, यानी कि जो जल सेनापति था निर्याकस, इसे बहुत बड़ा टर्मिनेटर भी कहा जाता था। क्यों टर्मिनेटर कहा जाता था अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और देखिए, जो थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, इसके अलावा देखिए, 30,000 इनकी सेना में पैदल सैनिक थे और 5,000 घुड़सवार थे। ठीक है, इनकी सेना में 30,000 पैदल सैनिक, 5,000 घुड़सवार के अलावा 2 सेनापति जल सेनापति और थल सेनापति थे। ठीक है, पहला जो सेनापति जल सेनापति थे वो थे निर्याकस और दूसरे सेनापति थे थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, आगे देखिए, आपको बात करते हैं इनके विजय अभियान की। तो देखिए, सिकंदर का विजय अभियान की बात करते हैं। सिकंदर का जो विजय अभियान था उसकी बात करते हैं। तो सिकंदर देखिए 334 से 330 ईसा पूर्व में ईरान की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और उस समय, इसे आप लोग नोट कर लेना, 334 से 330 ईसा पूर्व में ईरान की तरफ बढ़ता है। और देखिए, उस समय ईरान की राजधानी रहती है पारसीपोलस। ठीक है, ईरान की उस समय राजधानी रहती है पारसीपोलस और वहाँ के राजा थे राजा डेरियस थर्ड। ठीक है, डेरियस थर्ड उस समय वहाँ के राजा थे। और देखिए, डेरियस थर्ड और सिकंदर के बीच घमासान युद्ध होता है और इस युद्ध में सिकंदर विजयी होता है। ठीक है, इस युद्ध में सिकंदर विजयी होता है और इस युद्ध को ईरान का युद्ध तथा अरबेला के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस युद्ध को अरबेला का युद्ध या फिर ईरान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी दोनों नामों से इस युद्ध को जाना जाता है। देखिए, इसके बाद क्या होता है, सिकंदर यहाँ पे कुछ समय के लिए विश्राम करता है और यहाँ पर एक नगर अलेक्जेंड्रिया ऑफ अराकोसियंस नगर की स्थापना करता है। ठीक है, अब देखिए, जब इस नगर की स्थापना करता है सिकंदर, तो इस नगर के पूरब और पश्चिम में 2 नगर रहते हैं, अफगान और बैक्ट्रिया। अफगान रहता है इस नगर के पश्चिम में और बैक्ट्रिया पूरब में रहता है। ठीक है, तो सिकंदर सोचता है जब इस नगर की स्थापना के बाद क्यों ना इस नगर को भी जीत लिया जाए, इन दोनों नगरों को। सिकंदर इन दोनों नगरों को फिर जीत लेता है और देखिए, इन नगरों के जीतने के बाद सिकंदर पूरे ईरान में ऐलान कर देता है कि ईरान का महान सम्राट सिकंदर महान है।
ठीक है, ऐलान कर देता है कि ईरान का महान सम्राट सिकंदर है। ठीक है, इसके बाद देखिए यह एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र आदि को भी जीत लेता है। अब देखिए इसके बाद सीधा इसका अटैक रहता है कि अब भारत पर विजय हासिल की जाए। ठीक है, क्योंकि जब यह छोटा था तभी इसके मन में विचार उठ रहे थे, क्यों ना मैं भी बड़ा होकर भारत को जीतूं, क्योंकि उस समय जो भारत था सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो देखिए इसी लम्हे से वह भारत की तरफ बढ़ता है 326 ईसा पूर्व में, और देखिए सबसे पहले प्रवेश करता है खैबर दर्रे के पास से। और देखिए खैबर दर्रे में यहाँ पे एक जनजाति रहती है हस्ती, से एस्टस भी कहते हैं। तो देखिए इसकी जो राजधानी रहती है वो रहती है पुष्कलवती। ठीक है, इसकी राजधानी रहती है पुष्कलवती। और देखिए इस इस जनजाति से सिकंदर की सेना का 30 दिनों तक घमासान युद्ध होता है, और इस युद्ध में सिकंदर की सेना अंततः जीत जाती है और 40,000 लोगों को बंदी बना लेती है। यानी कि इस हस्ती जनजाति से सिकंदर की सेना 30 दिनों तक युद्ध लड़ती है और अंततः जीत जाती है और 40,000 लोगों को बंदी बना लेती है। ठीक है, जब सिकंदर यहाँ से जीत जाती है तब आगे बढ़ती है, आगे एक नगर मिलता है मसवती नगर, और यहाँ की महारानी रहती है रानी कृपा। ठीक है, मसवती नगर की जो रानी रहती हैं वो रहती है रानी कृपा। और देखिए इनके एक किले का नाम था मस्सक का किला। ठीक है, और देखिए सिकंदर और रानी कृपा के बीच इसी किले पर युद्ध होता है, मस्सक के किले के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध में रानी कृपा की तरफ से महिलाओं ने भाग लेती हैं, यानी कि इस युद्ध में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। और इस युद्ध में जो सिकंदर की सेना थी वो रानी कृपा को हरा देती हैं, यानी कि जो मसवती नगर है इसको सिकंदर जीत लेता है। और यहाँ पे देखिए इसके बाद क्या होता है, सिकंदर 35 दिन तक विश्राम करता है। ठीक है, और 35 दिन के विश्राम में यह ओहिंद का पुल बनवाता है, और ओहिंद के पुल के साथ साथ यहाँ पे एक तक्षशिला पड़ता है, तक्षशिला का विश्वविद्यालय, यानी कि तक्षशिला जो पड़ता है। तो यहाँ पे एक राजा रहते हैं आम्भी। तो आम्भी को यह सोचता है क्यों ना आम्भी को भी एक पत्र लिख दिया जाए, शायद आम्भी आत्मसमर्पण कर दें। तो उसी के लिए यह सिकंदर आम्भी को एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि आम्भी यदि आप मुझसे युद्ध लड़ना चाहते हैं तो युद्ध लड़ सकते हैं, वरना आत्मसमर्पण कर सकते हैं। तो आम्भी के पास जब यह पत्र पहुंचता है तो आम्भी जैसे ही उस पत्र को पढ़ते हैं तो एकदम परेशान हो जाते हैं और एकदम भयभीत हो जाते हैं कि वही सिकंदर जो एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, ईरान को जीत के आ चुका है, मैं उस सिकंदर से युद्ध करूंगा। तो इसीलिए यह भयभीत हो जाते हैं। और देखिए आम्भी के एक मंत्री रहते हैं चाणक्य। चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। जब यह चाणक्य को ये सारी बातें बताते तो चाणक्य कहता है आप परेशान ना हो, मैं कुछ ऐसी रणनीति बनाता हूँ जिससे सिकंदर खुद ब खुद हार जाएगा और वो वापस अपने देश लौट जाएगा। तो देखिए जब मंत्री चाणक्य ये रणनीति बनाने लगते हैं तो इधर क्या होता है, सिकंदर आपस अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है। और इस खोखलेपन को दूर करने के लिए आम्भी क्या करता है, सिकंदर को अपना आत्मसमर्पण सौंप देता है। कहता मैंने अपनी हार मान ली है, ठीक है, अब आपको जो करना है कर सकते हैं। तो सिकंदर जब कहता है कि भाई आत्मसमर्पण कर ही दिया है आपने, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, आगे देखिए जब मंत्री चाणक्य को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं तो मंत्री चाणक्य आम्भी का राजपाट छोड़ छाड़ के अपना निकल आते हैं वहाँ से। ठीक है, अब देखिए आपको आगे बताता हूँ इनके बारे में। अब देखिए जब सिकंदर आम्भी को जीत लेता है, मशवती नगर को जीत लेता है, कथले, ठीक है, एस्ट्रस जनजाति को जीत लेता है। देखिए अब इसका आगे बढ़ता है और आगे भारत जीत अभियान के लिए आगे बढ़ता है पंजाब के राजा पोरस के लिए। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा नाम था उस समय और इसीलिए वह आगे बढ़ता है। चलिए मैं राजा पोरस के बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए पंजाब का राजा जो पोरस था इसे पुरू के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए इनके पास 3,000 पैदल सैनिक, यानी कि जो पंजाब का राजा पुरू था इनके पास 3,000 पैदल सैनिक थे, 300 रथ थे इनके पास, ठीक है, 200 हाथी थे इनके पास और 4,000 घुड़सवार थे। यानी कि पुरू के पास भी बहुत भयंकर सेना थी। ठीक है, अब देखिए सिकंदर पंजाब के राजा पुरू को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में लिखते हैं कि राजा यदि आप हमसे युद्ध लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं, यदि आप युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं तो अपना आत्मसमर्पण कर दें,
क्योंकि हम तो युद्ध करने ही के लिए आए हैं। जब यह खत पत्र पोरस के पास पहुंचता है तो पोरस भी जवाब देता है और कहता मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, आप युद्ध लड़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए उस समय क्या होता है कि जब पोरस युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि जो नदी झेलम थी, क्योंकि जो युद्ध होता है ये झेलम नदी के तट पे होता है, तो देखिए उस समय क्या होता है कि झेलम नदी में उसी समय बाढ़ आ जाती है और एक साइड रहती है देखिए पोरस की सेना और दूसरी तरफ रहती है सिकंदर की सेना। ठीक है। अब देखिए जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो पोरस ये सोचता है कि नदी में बाढ़ आ गई है तो सिकंदर तो बाढ़ में बाढ़ को क्रॉस करके तो नहीं आ सकता है, तो इसलिए पोरस की जो सेना थी वो थोड़ी आलस में आ जाती है। और इधर क्या होता है, सिकंदर अपने तुरंत जल सेनापति निर्याकस को बुलाता है। ठीक है, अपने जल सेनापति निर्याकस को बुलाता है और कहता है निर्याकस मुझे इस नदी को किसी भी तरीके से पार कराओ, जैसे भी पार कराओ, मुझे पोरस से युद्ध लड़ना है। ठीक है। अब देखिए इधर पोरस शांति से बैठे हैं क्योंकि सिकंदर नदी को क्रॉस नहीं कर सकता है, और इधर तब तक निर्याकस एक नई रणनीति बनाता है और इस नई रणनीति के तहत सिकंदर की पूरी सेना को नदी को पार करा देता है। और जैसी नदी के पार कराता है और पोरस और सिकंदर के बीच घमासान युद्ध होता है। ठीक है। तो आप लोगों ध्यान देना, इस नदी को क्रॉस जब करा देता है इसीलिए इसे टर्मिनेटर कहा जाता है कि पता नहीं इसने कौन सा जादू कर दिया था कि उस समय जब बाढ़ चल रही थी इसके बावजूद भी इसने नदी को क्रॉस करवा दिया था पूरी सेना को। ठीक है। तो इसके बीच घमासान युद्ध होता है पोरस के साथ, और जब युद्ध हो जाता है तो उस युद्ध में पोरस की सेना हार जाती है और सिकंदर की सेना जीत जाती है, यानी सिकंदर की सेना की जीत होती है। ठीक है। तो इस युद्ध को हाइडे स्पीच, बेतस्ता का युद्ध और झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान देना, इसे हाइडे स्पीच, इस युद्ध को हाइडे स्पीच का नाम दिया था सिकंदर ने। ठीक है। इस युद्ध को हाइडे स्पीच का नाम दिया था सिकंदर ने। ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था वो झेलम नदी के तट पे हुआ था, इसीलिए इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। और देखिए जिस जगह पे हुआ था उस जगह का नाम था बितस्ता, इसीलिए इन तीनों नामों से इस युद्ध को जाना जाता है। और यह युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। अब देखिए जब पोरस की सेना हार जाती है और पोरस को बंदी बना लिया जाता है, तब सिकंदर पोरस से कहता है भाई आपके साथ क्या किया जाए, आपको छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। तो पोरस कहता है एक राजा दूसरे राजा के साथ जो सुलूक करता है वही सुलूक मेरे साथ किया जाए। इतनी बात जब पोरस कहता है तो सिकंदर प्रसन्न हो जाता है पोरस से और कहता है कि जाओ, मैंने आपका राजपाट वापस कर दिया है, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, सिकंदर आगे बढ़ता है। ठीक है। ब्यास नदी के पार करने के हिसाब से आगे बढ़ता है और देखिए इसकी एक मुलाकात होती है मल्लई जनजाति से। यह बहुत खतरनाक जनजाति थी, यानी जो मल्लई जनजाति है बहुत खतरनाक जनजाति है। और देखिए जब इस जनजाति को पता चलता है कि सिकंदर की सेना ब्यास नदी के पास आ रही है, यानी कि ब्यास नदी के तरफ आ रही है, तो ये जनजाति छिप जाती है। और जैसी सिकंदर की सेना आती है ये सेना सिकंदर की सेना पर अटैक बोल देती है ये जनजाति, और सिकंदर की पूरी सेना घायल हो जाती है। ठीक है। पूरी की पूरी सेना घायल हो जाती है। ठीक है। और जब ये सेना घायल हो जाती है तो सिकंदर की सेना के जो सेनापति थे वो कहते हैं कि महाराज क्यों ना हम यहाँ से वापस लौट जाएं, क्योंकि अभी तो भारत का बहुत बड़ा हिस्सा अभी जीतने को है और हमारे पास सेना भी बहुत कम बची हुई है। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो हमारी सेना ख़त्म हो जाएगी और हम मारे जाएंगे। ठीक है। तो सिकंदर की सेना यहाँ से आगे नहीं बढ़ती है और वहीं पे वापसी करने के लिए तैयार हो जाती है। सिकंदर भी उसे आश्वासन देता है कि अब हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो आप लोग ध्यान देना, इस नदी को यानी कि ब्यास नदी को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि मल्लई जनजाति जो थी एक ब्राह्मण जनजाति थी, मल्लई जनजाति, और इस जनजाति ने जब इन पे आक्रमण कर दिया था तो इनकी सेना क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसमें सिकंदर भी घायल हो जाता है और इसीलिए
इनकी सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। हालांकि इस जनजाति से जीत जाते हैं सिकंदर की सेना, यानी कि मल्लई जनजाति हालांकि हार जाती है, लेकिन इस हार के बावजूद भी सिकंदर की सेना काफ़ी घायल हो जाती है। इसीलिए सिकंदर की सेना ने इस नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो देखिए, नदी वापसी करने से पहले सिकंदर ने यहाँ पे ब्यास नदी के तट पर विजय स्तंभ बनवाए थे, यानी कि सिकंदर की सेना वापसी करने से पहले इन्होंने ब्यास नदी के तट पर विजय स्तंभ बनवाए थे। ठीक है। और देखिए, 1200 वेदियों का निर्माण भी करवाया था इन्होंने, और यहाँ पे 1200 वेदियों के अलावा इन्होंने विधिपूर्वक यज्ञ भी किया था। ठीक है। और देखिए, साथ ही साथ जो सिकंदर था यहाँ से मोर भी ले गया था। ठीक है। सबसे पहले ब्यास नदी के तट पर विजय स्तंभ इसने बनवाए, दूसरा 1200 वेदियों का निर्माण करवाया और तथा विधिपूर्वक यज्ञ किए, मोर ले गया, तथा देखिए यहाँ पर इसने 2 नगर भी बसवाए थे। जब सिकंदर की सेना युद्ध लड़ रही थी तो उस समय इनका जो प्रिय घोड़ा था बुकाफेला, वो इस युद्ध में मारा जाता है, तो उसी की याद में यहाँ पे उन्होंने बुकाफेला नगर की स्थापना भी की थी। और देखिए, बुकाफेला नगर के अलावा इन्होंने एक निकैया नगर की भी स्थापना करी थी। ठीक है। वर्तमान में इस निकैया नगर को पाकिस्तान का विजयनगर कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, जब सिकंदर काफ़ी घायल हो जाता है, ठीक है, तो यह वापस चल देता है अपने देश के लिए। और देखिए, बीच रास्ते में जब यह पहुंचता है तो इसे ये काफ़ी चोटिल हो चुका होता है, काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। तो इस क्षतिग्रस्त के कारण जब ये वापस अपने देश को चलता है, तो देखिए, जब बीच रास्ते बेबीलोन में पहुंचता है तो यहाँ इसे काफ़ी दर्द महसूस होता है, थकान महसूस होता है। तो देखिए, ये क्या करता है कि वहीं उसी समय कहता है अपने सेनापति से कि मैं तुरंत आराम करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। तो देखिए, इसके पास जो कवच रहता है, यह उसी कवच को अपना बिस्तर बनाता है और उस पर लेट जाता है, और बहुत तेज धूप रहती है, और उस धूप के बचने के लिए जो इसके पास छतरी रहती है उसको ऊपर लगा लेता है और लेट जाता है। ठीक है। अब देखिए, उसी समय सिकंदर को एक विचार आता है कि पता नहीं मेरी मृत्यु कब हो जाए। तो ये अपने सेनापति से कहता है एक बहुत बड़े बुद्धिमान व्यक्ति को बुलाया जाए जो बता सके कि मेरी मृत्यु कब होगी। ठीक है, मेरी मृत्यु कब होगी। तो उसी समय सिकंदर उस बुद्धिमान व्यक्ति के आने का वेट करता है, और जब बुद्धिमान व्यक्ति आ जाता है तो उससे यह पूछता है कि मेरी मृत्यु कब होगी, मेरी मृत्यु कितने समय के अंतराल पे हो सकती है। अब देखिए, वह बुद्धिमान व्यक्ति यदि ये कहेगा कि सिकंदर नहीं, आपकी मृत्यु बहुत नज़दीक है, तो सीधी सी बात है सिकंदर उसे मृत्युदंड दे देगा। तो ऐसा कुछ ना कह के सिकंदर ये कहता है, सिकंदर से वह बुद्धिमान व्यक्ति कहता है कि आप अपना इलाज कराएं, आपकी मृत्यु अभी नहीं है। तो जब सिकंदर से ये सारी बातें जब सुनता है सिकंदर अपने इस बुद्धिमान व्यक्ति की, तो देखिए उस समय सिकंदर को ये बिल्कुल अनुमान नहीं था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वह इतना थक चुका था कि उसे एहसास हो रहा था कि मेरी मृत्यु हो सकती है। अब देखिए, कुछ विद्वान कहते हैं कि जब सिकंदर बीमार था तो उसे बुखार था, तो कोई विद्वान कहता है नहीं उसे पीलिया था, तो कोई देखिए बुद्धिमान कहता है कि नहीं उसे मलेरिया था। तो आप लोग ध्यान देना, जब सिकंदर की तबीयत खराब हो जाती है तो कोई काफ़ी विद्वान कहते हैं कि नहीं उसे पीलिया था, कोई कहता है बुखार था, नहीं कोई कहता है मलेरिया था। तो इन बातों के बारे में देखिए, अब देखिए सिकंदर को जब एहसास होता है कि मेरी मृत्यु हो सकती है, तो सिकंदर अपनी सेना को पास में बुलाता और कहता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो उस मृत्यु से पहले वह 3 इच्छाएं प्रकट करता है अपनी, और सेना से कहता है कि मैं अपनी 3 इच्छाएं प्रकट कर रहा हूं कि आप पूरी कर सकते हैं। तो सेना कहती है कि महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपकी मृत्यु नहीं है। तो नहीं कहता, मेरी 3 इच्छाएं हैं जिन्हें आप पूर्ण करना, तभी मैं आपको इन 3 इच्छाओं के बारे में बताऊंगा। तो सिकंदर के जो सेनापति रहते हैं वो कहते हैं ठीक है, आप अपनी इच्छाएं प्रकट कीजिए, आपकी इच्छाएं पूर्ण की जाएंगी। तो सिकंदर कहता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा शव सिर्फ चिकित्सक ही अपने कंधों पे ले जाएंगे। ठीक है, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा जो
शव है वो सिर्फ चिकित्सक ही अपने कंधों पर ले जाएंगे। और देखिए सिकंदर ने कहा दूसरी मेरी इच्छा है कि जब मेरी शव यात्रा जिस मार्ग से निकाली जाए उस मार्ग पर हीरे जवाहरात बिछा दिए जाएं। और तीसरी जो मेरी इच्छा है वो है कि जब भी मुझे दफनाया जाए तब मेरे हाथ कफन से खोल दिए जाएं, एक जो हमारी मुट्ठी हैं वो खोल दिए जाएं, ठीक है, मेरी जो हथेली है वो खोल दिए जाए, ठीक है। अब देखिए सिकंदर की सेना, जो सिकंदर के जो सेनापति थे वो सिकंदर से कहते हैं महाराज आपने इतनी कठिन इच्छाएं क्यों प्रकट की है। तो सिकंदर कहता है कि भाई मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, इतने मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी सेना है, मेरे पास इतने चिकित्सक हैं, और इन चिकित्सकों के बावजूद भी ये मेरी मृत्यु को बचा नहीं सकते। मेरी मृत्यु अटल है, इसीलिए जब भी मेरी मृत्यु हो तब ये चिकित्सक ही मेरा शव ले जाएं, क्योंकि इन्हें पता होना चाहिए कि ये किसी के प्राण नहीं बचा सकते हैं। दूसरी बात सिकंदर ने कहा कि जब भी मेरी मृत्यु हुई, मतलब मृत्यु होने के बाद जब भी मैं जिस मार्ग से जाऊं उस पर हीरे जवाहरात बिछा दिए। क्यों बिछा दिए जाएं? कि मेरे पास इतना धन होने के बावजूद भी मैं अपने आप को इस मृत्यु से नहीं बचा सका, क्योंकि मृत्यु अटल है। इसके बाद तीसरी इच्छा मैं इसलिए प्रकट कर रहा हूँ कि जब भी मेरी जिस जगह मुझे दफनाया जाए वहाँ पे मेरे हाथ कफन से इसलिए खोल दिए जाएं क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो लोग हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये ना कह सके कि सिकंदर अपने साथ कुछ ले गया, यानी कि कह सके कि सिकंदर जब आया था तब खाली हाथ आया था और जब जा रहा है तब भी खाली हाथ जा रहा है। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जो जो सिकंदर था, सिकंदर जब भारत से वापस जाता है अपने स्वदेश के लिए, ठीक है, तो उस समय जो भारत में उसने जीते हुए राज्य थे वह सेल्यूकस निकेटर को सौंप देता है, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को सौंप देता है। और देखिए सेल्यूकस निकेटर को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था 305 ईस्वी में, यानी कि 305 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। यानी जब 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है तो सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी हेलेना की शादी कर देता है, और दहेज के रूप में देखिए एरिया अराकोसिया जेड्रोसिया और पेरीपनेसिया को दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान कर देता है। और यहीं पर दहेज शब्द का पहली बार प्रयोग होता है, ठीक है। और देखिए इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट में दे देता है। आप लोग ध्यान देना, आजकल एरिया अराकोसिया जेड्रोसिया और पेनीपनेसिया को हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता है। यानी कि हेरात, कंधार, काबुल और बलूचिस्तान को दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने प्रदान किया था, ठीक है। और देखिए इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट कर देते हैं। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आप संतुष्ट होंगे, ठीक है। और देखिए अभी तक यदि आप लोगों ने विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ विवेकानंद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।